और बच्चा भी खुश है, कुछ नया सीख रहा है। पर अगले 2-3 दिन आपने वो जो 2 घंटा खेला था, वो 2 से 3 घंटे आपने स्क्रीन टाइम और उसको एडिशनल दे दिया। तो आपकी जो मेहनत है 1 या 2 दिन की, वो सारी पानी में चली जाएगी और बच्चे को उस कंडीशन में जो रिलैप्स होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर ऐसे बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया कि कनेक्ट करने में, दूसरे को कनेक्ट करने में सोशली बहुत उनको डिफ़िकल्टी फील होती है। और अगर वो सोशली दूसरे को कनेक्ट नहीं करते तो उसमें उनकी टीम वर्क की जो एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए बच्चे के हिसाब से, वो टीम वर्क की एबिलिटी भी डेवलप ना होके वो अपने को किसी एक साइलोज में, एक वैक्यूम में, एक अलग स्क्रीन में समेट के रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ये जो एक्टिविटी है, ये इनकी दूसरी टीम वर्क से रिलेटेड जो स्कूल में बहुत काम आती है, पीयर ग्रुप में, फंक्शंस में, उसको बहुत अफेक्ट करती है। अगर मैं समराइज करूं कि वर्चुअल ऑटिज़म के सिम्टम क्या हैं, तो एक तो डिलेड स्पीच है, लिमिटेड वोकैबुलरी है। अब जब स्पीच नहीं होगी, वोकैबुलरी नहीं होगी, तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। आपके पास अगर वोकैबुलरी नहीं है तो आप ढंग से स्पीच डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। आप स्पीच डिलीवर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने वो चीज़ें सीखने के बजाय जो क्वालिटी टाइम था दिन भर में 2-3-4 घंटे, और कई कई जगह तो देखा गया 5-6 घंटे भी पूरे दिन में स्क्रीन में इन्वॉल्वमेंट जो है वो बच्चे की हो जाती है। और यही बच्चे जो 2-3 साल की एज वाले हैं, जब वो 7-8-10 साल में जाते हैं तो उनका स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि तब वो सिर्फ राइम्स, पजल्स और कार्टून से ना होके वो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, जहाँ पर ऑब्वियसली है, अगर वो रील देख रहे हैं, कुछ शॉर्ट्स देख रहे हैं यूट्यूब में, अपनी पसंद के पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, तो उनका ऑब्वियसली है कि जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, बच्चा अपने को एक स्क्वीज कर लेगा कुछ एक घंटों के लिए स्क्रीन के लिए। अटेंशन स्पैन जो वो शॉर्ट हो जाता है, मैंने आपको बताया। प्ले में उनकी जो है जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। विड्रॉइंग सिम्टम भी ये बड़ा एस्टॉनिशिंग है कि विड्रॉल सिम्टम, अपने को, विड्रॉल का मतलब है कि अपनी दूसरी एक्टिविटी से अपने को बिल्कुल हटाना और धीरे धीरे अपने को ऐसी चीज़ में समेट लेना जहाँ पर सिर्फ वही खुश है और उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के हिसाब से। उसके आसपास की एक्टिविटी में क्या खुशी है, गम है, कोई क्या बात कर रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। तो वो अपने को धीरे धीरे विड्रॉ कर लेते हैं एक ऐसे चैनल के लिए या एक ऐसे स्क्रीन के लिए जो सब कुछ वर्चुअल है, जिसमें अगर आप वो एप्लीकेशन को बंद कर दें तो वो फिर एक काला स्क्रीन है। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाला एक सिम्टम इनमें बाद की कंडीशन में आना शुरू हो जाता है, जिसमें वो बाकी चीज़ों से अपने को विड्रॉ कर लेते हैं। फिर आप उनको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो कई बार आपको लगेगा कि ऐसे बच्चे इंस्ट्रक्शन को भी बिल्कुल इस कान से गया, इस कान से निकल गया, इस तरह का आपको महसूस होगा कि वो इंस्ट्रक्शन सुन ही नहीं रहे हैं। उनको उस इंस्ट्रक्शन के बारे में इमोशनली कोई अटैचमेंट नहीं है कि इमोशनली वो जो इंस्ट्रक्शन है वो डांट का है, प्यार का है, बुला रहे हैं, कोई ख़ास काम है, वो उसके मायने नहीं समझते, क्योंकि तब उनका जो पूरा ध्यान होता है वो अपने सेल फोन, टैबलेट या लैपटॉप, जो भी स्क्रीन उनको ऑफर हुई है, उसमें सिमट के रह जाता है। तो ये एक बड़ा चौंकाने वाला एक पहलू है। और ये जो विड्रॉइंग है बाकी सोशल मीडिया या सोशल मिलियू से, वो धीरे धीरे अगर स्ट्रांग होता जाता है तो वो बाद में डिप्रेशन की तरफ भी बच्चे को ले जा सकता है। आपने देखा होगा अर्ली एज डिप्रेशन भी कई जगह पे हैं, और वो डिप्रेशन कई बार इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपने आजकल कई जगह देखा होगा कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ भी चला जाता है, क्योंकि एक वक्त के बाद लगता है कि ये तो स्क्रीन बंद हुआ तो ये सब खत्म। जो जॉलीनेस या जो इन्जॉयमेंट उनको स्क्रीन से मिल रहा है, जैसे ही वो स्क्रीन बंद होता है तो वर्ल्ड इज़ टोटली डिफरेंट, जिससे वो रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो 5-5, 6-6 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे स्क्रीन में इन्वॉल्व हैं। अगर वो एक ऐसी एक्टिविटी में जिसमें वो 3-4 घंटे बहुत ही इन्जॉयमेंट में है और स्क्रीन किसी भी वजह से वो बंद करते हैं या उनसे ले लिया जाता है, तो जो वर्ल्ड उनके आसपास है, जो सोशल
इंटरेक्शन उनके आसपास हो रहा है, जो स्कूल में हो रहा है, फंक्शंस में है, फैमिली में है, वो उनके लिए बिल्कुल एलिनेटेड हो जाता है। दे फील लाइक लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। अब अगर ये ऐसा कॉन्ट्रास्ट 12 घंटे में 6 घंटे बहुत खुशी का और 6 घंटे बिल्कुल ऐसे कि आप बिल्कुल एलियन हैं उस एटमॉस्फेयर के लिए, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि अगर 5-6 घंटा बच्चा या 3-4 घंटा बच्चा स्क्रीन में इन्वॉल्व है और उनसे अगर स्क्रीन ले लिया जाए तो वो एक दूसरे वर्ल्ड में होंगे। और ये कॉन्ट्रास्ट इतना ज़बरदस्त हो जाता है आगे चल के कि ये बच्चे को डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। इसको हम अगर अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजी की वे में बोलें तो कुड बी वन ऑफ द सिम्टम ऑफ एक्सोजेनियस डिप्रेशन। जो एक्सोजेनियस मतलब जो बाहर के फैक्टर्स हैं पर्सनालिटी में इफेक्ट कर रहे हैं और उससे वो डिप्रेशन में जा रहा है। और बाद में ऐसा डिप्रेशन जो है सुसाइडल अटैम्प्ट, आपका स्कूल नेग्लेक्ट, जुवेनाइल एक्टिविटी, ये इस तरफ भी ले आ सकता है। तो आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग द थिंग्स, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि ये इस तरह की कंडीशन बाद में जाके कुछ और में भी डेवलप हो जाए, जिसको रिवर्स करना या जिसको मैनेज करना 3-4 एक्टिविटी या 3-4 एलिमेंट को बहुत मुश्किल हो जाएगा, बजाय इसके कि अगर आप प्रोफेशनली और एक अंडर गाइडेंस इस वर्चुअल टाइम को रिड्यूस करें तो इट इज़ वेरी वेल मैनेजेबल। इट इज़ अ रिवर्सिबल कंडीशन। वर्चुअल ऑटिज्म इज़ नॉट अ इरिवर्सिबल, इट इज़ वेल रिवर्सिबल। पर उसके लिए आपको एक रूटीन सेट करना पड़ेगा। आपको यू मे हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। आपको अपना एग्जाम्पल पेश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम बंद करने के लिए बोला और मैं खुद जो है यूट्यूब या कुछ और ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ विच लुक्स नॉनसेंस टू हिम ऑल्सो और हर ऑल्सो, कि मेरे को बताया कुछ और जा रहा है और ये कर साहब कुछ और रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसको आप डायग्नोस जो है वो, जैसे मैंने पहले भी पिछले वीडियो में जो अंग्रेजी में था या आज भी जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको आप पैदा होने के बाद 1 साल और 1 साल से 2 साल के बीच बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं अगर आप थोड़ा भी सेंसिटिव हैं मेंटल हेल्थ की तरफ। और ऑटिज़म सिंड्रोम डिसऑर्डर जो ASD या ऑटिज़म जो ओरिजिनल न्यूरो डेवलपमेंटल एक कंडीशन है, उससे बिल्कुल आप इसको अलग रख सकते हैं। कंडीशन आपकी दोनों को एक जैसी लगेंगी, सिम्टम एक जैसे लगेंगे, पर ऑटिज़म जो है वो इरिवर्सिबल है बिकॉज यू आर बॉर्न विद सर्टेन थिंग्स। और ऑटिज़म में क्या होता है कि वो अपने बच्चों के कैटेगरी के जैसे ही होते हैं, पर उनका ब्रेन जो है वो एक गिवन कंडीशन को उस तरह से प्रोसेस नहीं करता जैसे दूसरे नॉर्मल बच्चे करते हैं। उनका ब्रेन उस कंडीशन को या उस सिचुएशन को एक अलग तरह से प्रोसेस करके उसको बच्चे को देता है, तभी उसका बिहेवियर जो है फ़र्क होता है। अदरवाइज कई ऑटिज़म के जो ASD के जो सिम्टम हैं बच्चों में, उसमें ऐसा नहीं है कि वो आपकी सारी फैकल्टी ब्रेन की या आपकी पर्सनालिटी की सारी फैकल्टी को अफेक्ट करता है। उसमें कुछ एक जगह पे आप अफेक्टेड होते हैं तो कुछ एक फैकल्टी आपकी बहुत अच्छी भी होती है। और ऐसा नहीं है कि ऑटिज़म में अगर एक बच्चा है तो वो सारे के सारे जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हम बात करें, स्पेक्ट्रम है ऑटिज़म, तो उस पर स्पेक्ट्रम के सारे सिम्टम उसके अंदर होंगे, ऐसा भी नहीं होता। तो कहने की बात यह है कि वर्चुअल ऑटिज़म जो अब डेवलप हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्चुअल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से, वो टोटली रिवर्सिबल है अगर उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए। इट इज़ अनलाइक ऑटिज़म जहाँ पर आपको वंस योर ऑटिज़म यू आर थ्रू आउट द लाइफ अंडर ऑटिज़म। हाँ, आप उसके सिम्टम को मैनेज कर सकते हैं, माइल्ड कर सकते हैं और बच्चे को एक अच्छा लिविंग कंडीशन दे सकते हैं। कई बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है ऑटिज़म में, कई बच्चों को थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है डेली रूटीन के काम के लिए, और कुछ कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर जब वर्चुअल ऑटिज़म की हम बात कर रहे हैं तो ये तो टोटली मैनेजेबल है, टोटली रिवर्सिबल है, नथिंग टू वरी अबाउट। ओनली वरी इज टू डिटेक्ट इट इन अर्ली चाइल्डहुड वेरी प्रोफेशनली और वेरी डेलिकेटली। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो हर चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और इतनी जल्दी समझते हैं कि आपको लगता है कि ये शायद हमसे ज़्यादा इस चीज़ को समझने लग गया है, वर्चुअल मीडिया को। अब अगर हम देखें कि वर्चुअल ऑटिज़म में कुछ एक ऐसी कंडीशन भी कई बार हो जाती है कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली वर्चुअल मीडिया में या स्क्रीन टाइम में इन्वॉल्व होता है तो उसकी जो न्यूरो डेवलपमेंट है,
जो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट होनी चाहिए हर एक फैकल्टी में, वो उतनी स्मूथ नहीं हो पाती। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये टोटली रिवर्सिबल कंडीशन है, उसमें कई कंडीशन ऐसे आ जाती हैं कि ब्रेन को जैसा उस एज ग्रुप के हिसाब से डेवलप होना चाहिए वो लेट डेवलप होता है। तो बच्चे की अगर ब्रेन लेट डेवलप हो रहा है, उसकी फैकल्टीज़ जो हैं उस ढंग से उसको स्टिमुलेशन नहीं मिल पा रहा है, सोशल स्टिमुलेशन, इमोशनल स्टिमुलेशन, घर का वार्म स्टिमुलेशन, पेरेंटल स्टिमुलेशन, तो आप मान के चलिए जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो होगी। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, आई एम अगेन नॉट एग्जैजरेटिंग, आई एम जस्ट कॉशनिंग यू, कि वो उस लेवल पे ना हो जो उसके एज ब्रैकेट के दूसरे बच्चों में नॉर्मल कंडीशन में होती है। तो देखने में वर्चुअल ऑटिज़म जो है वो बहुत एक माइल्ड सा सिम्टोमेटिक कंडीशन लगती है जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, रिवर्सिबल है। पर अगर इसी को हमने थोड़ा सा लापरवाही में देखा तो ये एक बहुत बड़े एलिमेंट की तरफ भी बच्चों को ले जा सकती है। और मेरा तो यही एडवाइस रहेगा कि अगर आप एज अ पेरेंट इसको एक बिल्कुल सीरियस कंडीशन ना मान के एक नॉर्मल कंडीशन मान के ट्रीट करेंगे अपने बच्चे को घर पे, तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी और आपको लगेगा कि इसको करने में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त नहीं करनी पड़ रही है, आपको बहुत ज़्यादा थेरेपिस्ट के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये बियॉन्ड योर कंट्रोल, तो बिल्कुल सिंसियर एडवाइस है कि आप अपने पेडिट्रिशियन को मिलें, आप अपने साइकियाट्रिस्ट को मिलें, आप अपने बिहेवियर थेरेपिस्ट को मिलें, जो भी आपकी रीच में है, जहाँ भी आपको कंफर्ट फील होता है, आप उनसे मिलके आप उनकी प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर ले लें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास या बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास गए हैं या ऑटिज़म कंसल्टेंट के पास गए हैं तो देयर इज़ स्टिग्मा अटैच टू इट, नथिंग लाइक दैट। आज की डेट में सब लोग एडवांस हैं, सब लोग स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर अ मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। तो हम लोग बड़े शौक से बताते हैं कि आज मेरा ऑपरेशन हो गया जी, आज मेरा इस चीज़ का इलाज हो गया, आज मेरा उस चीज़ का इलाज हो गया। पर जहाँ भी हमको लगता है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर हमको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो हम उस चीज़ को छुपा देते हैं। हमको लगता है कि इट इज़ स्टिग्मेटिक टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ कंडीशन इन आवर फैमिली टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन सोसाइटी, तो हम उसकी बात ही नहीं करते। तो प्लीज़ 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 डोंट गिव अ स्टिग्मा टू एनी मेंटल हेल्थ कंडीशन। ये उतना ही मैनेजेबल है जितने कोई दूसरी बीमारी, बट मैं कहूँगा ये ज़्यादा चैलेंजिंग है अगर आप इसको मैनेज नहीं करते। आपके पेट में दर्द है, आपने एक दवाई खाई, आप ठीक हो जाते हैं। पर अगर एक बार आप मेंटल हेल्थ की किसी ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं तो उसका इलाज लंबा होता है और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उसके रिलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो डोंट टेक इट लाइटली। और प्रैक्टिकल टिप्स अगर आप मैं आपको क्या बताऊं, वो आप खुद भी जानकार हैं, बीइंग अ पेरेंट, आप किस तरह से स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, डेली रूटीन सेट कर सकते हैं। अगर आपने उसको स्क्रीन टाइम देना भी है तो आप रूल बना सकते हैं कि आपको आधे घंटे के लिए मिलेगा या इस एक्टिविटी के लिए मिलेगा, पर्टिकुलर एक्टिविटी। और वो डिवाइस आप उनकी सराउंडिंग से रिमूव कर सकते हैं और अपने घर में एक बोर्डम फ्री जोन की तरह से क्रिएट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, जहाँ बच्चे को लगे कि अगर उसको स्क्रीन टाइम नहीं मिल पा रहा तो उसको कुछ ऐसी चीज़ मिल रही है जो इक्वली इंजॉयबल है। और आप उसके एज प्रोपोर्शनेट कंटेंट ही उसको दिखाएं अगर दिखाना भी है। ऐसा ना हो कि बच्चा जो अपनी एज के बियॉन्ड के कंटेंट भी आपके इर्द गिर्द देख रहा है या आपकी एब्सेंस में देख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी को प्रमोट करें, उसमें वॉकिंग है, उसमें पार्क में जाना है, डांसिंग है, ड्रामा है, जो भी रिक्रिएशन, म्यूज़िक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर आपको लगता है कि इसमें उसके सोशल दूसरे स्किल भी डेवलप होंगे, उसमें उसकी टीम वर्क भी डेवलप होगी, उसमें सोशल इंटरेक्शन भी है, किसी जगह पे फोकस करना भी है, लैंग्वेज स्किल भी है, इंटरेक्शन अपने बड़ों के साथ छोटों के साथ कैसे करना है, स्पीच डेवलपमेंट है। ये सारी चीज़ें अगर कहीं पर एक कॉम्बिनेशन में मिल रही है तो इट्स नॉट अ
बैड डील, इट्स अ गुड डील। तो उसको आप देखिए कि इसको किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। योगा आज की डेट में एक बड़ा फैशन में भी है, और दूसरा इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। पजल्स गेम खिलाइए बच्चों को, ड्राइंग की तरफ उनको इनकरेज कीजिए, डांस की तरफ इनकरेज कीजिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स और मेज़ जो हैं उस तरह के अगर कोई गेम्स आप उनको दे सकते हैं वो कीजिए। कुकिंग में अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो उसको किचन में ले जाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं बहुत कई सालों से कुकिंग कर रहा हूँ, और करते करते सीख भी गया हूँ। मेरे कई सारे कंटेंट जो हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कुकिंग के भी हैं, तो आई कैन मैनेज वेल इन कुकिंग। आप रेस्टोरेंट में क्या बनता है, आपके घर में क्या बनता है, मैं सब कुछ बना लेता हूँ। तो अगर कुकिंग में बच्चे का इंटरेस्ट है तो आप उसको कुकिंग में भी इन्वॉल्व कीजिए। पार्क जा सकते हैं, जू जा सकते हैं, एक्वेरियम जा सकते हैं, तारामंडल है। मतलब आज की डेट में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपके पास बहुत अच्छी हो, मेरे पास उतनी नहीं है। तो ये कर सकते हैं। बच्चे की अगर स्केटिंग में या किसी ऐसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है तो आप उसमें उसको प्रमोट कीजिए। और आप ये मान के चलिए यू आर नॉट अलोन एंड इट्स नॉट टू लेट। अगर आपने ठान लिया है और आप चाहते हैं कि वर्चुअल ऑटिज़म से मैं किस तरह से अपने बच्चों को या जिस भी बच्चे को आप बाहर लाना चाहते हैं, और आपको लगता है कि ही और शी में बी इन अ ग्लिचेस अंडर पकड़ लिया वर्चुअल ऑटिज़म ने, तो मान के चलिए इट्स अ रिवर्सिबल कंडीशन। इट इज़ नॉट लाइक ऑटिज़म विच इज़ देयर फॉर लाइफ लॉन्ग। ये बिल्कुल रिवर्सिबल है। घर में रूटीन सेट कीजिए, प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए, प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए, और यू लीड बाय एन एग्जाम्पल। यू आर नॉट अलोन एंड इट्स नॉट टू लेट। तो मेरी तरफ से इतना ही। अब अगले किसी एक टॉपिक पे, बच्चों से ही फोकस, मेंटल हेल्थ पे मैं आपके साथ में ज़रूर दोबारा आऊँगा और फिर डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग। होपफुली ये टॉपिक आपको आज का इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपसे रिलेट करता हो। अगर आपने अपने घर में आसपास में कहीं कोई ऐसे बच्चे देखे हैं जिनसे कि ये वर्चुअल वर्ल्ड बच्चों को हमसे दूर कर रही है या उनके डेवलपमेंट से दूर कर रही है, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। और मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार विज़िट कीजिए। आपको मेंटल हेल्थ, उत्तराखंड के ट्रेडिशन, कल्चर और डिवाइन देवभूमि के भी दर्शन होंगे। कुछ कंटेंट हो सकता है आपको बिल्कुल रिलेट ना करें, कुकिंग के भी होंगे, पर जो भी होंगे इंटरेस्टिंग होंगे। होपफुली मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि ये मेरा कोर टॉपिक है, मेरी बैकग्राउंड एजुकेशन की यही है, और मैं साइकोलॉजी से हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वे बैक इन 1984, 87, 87, 89 बैच नॉर्थ कैंपस, और अभी फ़िलहाल एमएससी कर रहा हूँ। एमएससी है काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी में, तो ये भी कुछ मिलता जुलता है। अब मैं आपके साथ जो आऊँगा वो मैं चेंजिंग पेरेंटल रोल, आज की डेट में जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम लोग फंस गए, दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, तो उसमें हमारे चेंजिंग पेरेंटल रोल क्या हैं, हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं, और इसका ओवरऑल फैमिली वैल्यूज़ पे और बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी कुछ ही दिन में आपके साथ में शेयर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो ज़रूर देखिए, बार बार देखिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपका भी इंटरेस्ट इन फैमिली रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जो मेंटल हेल्थ इशू हैं उसमें जाग गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।